नमस्कार, वेलकम टू ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। आज की वीडियो में हम लोग CUET PG का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम हुआ था 10 जून को। 26 जून का पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो दोनों पेपर में जो क्वेश्चन सिमिलर है मैं आंसर बताकर उसका केवल आंसर आपको बता दूंगी, और जो नए क्वेश्चन है जैसे हम लोग प्रॉपर इसको डिस्कस करते हैं मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ उन सारे क्वेश्चन को समझेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू लैमार्किज्म व्हाट इज द सोर्स ऑफ एवोल्यूशन। लैमार्क के अकॉर्डिंग एवोल्यूशन होने का क्या सोर्स है। ठीक है, ऑप्शन है नेचुरल सिलेक्शन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, जेनेटिक ड्रिफ्ट या फिर जीन फ्लो। तो यहाँ पर देखिए एक ही कॉन्सेप्ट है जो लैमार्क से मिलता है और वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो लैमार्क के अकॉर्डिंग जो सोर्स ऑफ एवोल्यूशन है वो क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो भी कैरेक्टर आप एक्वायर करते हो उसको आप अपने आने वाली जनरेशन में इनहेरिट करते हो। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, सो आप लैमार्किज्म का वीडियो देख सकते हैं। ओके, चलिए। और यहाँ पर देखिए जो दूसरे कॉन्सेप्ट है जैसे नेचुरल सिलेक्शन है तो ये डार्विन का कॉन्सेप्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसको शिवल राइट ने दिया है, तो ये मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मेन प्रोपोजिशन ऑफ डार्विनिज्म। जैसे उस पेपर में भी था, पहले डार्विन और लैमार्क से स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी वही है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है डार्विनिज्म का मेन प्रोपोजिशन क्या है। स्पीसीज आर फिक्स एंड अनचेंजिंग, स्पीसीज कैन एक्वायर न्यू कैरेक्टर थ्रू यूज एंड डिसयूज, एवोल्यूशन अकर थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, या फिर एवोल्यूशन रिलाइज ऑन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सो अगर यहाँ पर देखो आप तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट तो ऐसे हैं जो कि लैमार्किज्म के हैं। फर्स्ट इज यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है, मैंने आपको लैमार्किज्म में पढ़ा रखा है, और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, सो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट जो मेन प्रपोजिशन है डार्विनिज्म का आपको भी पता चल गया होगा, एवोल्यूशन अकर थ्रू नेचुरल सिलेक्शन, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया। ठीक, सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द सेल। सेल में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला कौन सा ऑर्गेनल है। आपको पता है कि हमारे सेल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनल्स जिनको कहते हैं, और सबके अपने अपने फंक्शन होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेल का कौन सा ऑर्गेनल है जो कि एनर्जी प्रोड्यूसिंग का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि न्यूक्लियस कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी पार्टस। तो ये आप सबको पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। हम लोग बहुत बेसिक, बहुत बचपन से स्टार्ट कर देते हैं सेल पढ़ना। जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं सबसे पहले सेल ही पढ़ते हैं, और सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ते हैं और उनके फंक्शन। तो ये सबको आना चाहिए, और इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं ना, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक, तो सारे ऑर्गेनल्स की एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच RNA इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम DNA। किस प्रोसेस के थ्रू RNA जो है वो बनता है DNA से। देखिए जो बच्चे बायोलॉजी के नहीं होंगे उनको ये हो सकता है इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, तो मैं इनको अच्छे से समझाती हूँ। देखिए ये प्रोसेस होती कब है कि RNA बने DNA से। ये प्रोसेस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और इस चीज को बोलते हैं सेंट्रल डोगेमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब सेंट्रल डोगेमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेंट्रल डोगेमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहता है, 1 सेकेंड, कि पहले DNA से RNA बनता है, एंड देन RNA से जो है प्रोटीन बनती है आपकी बॉडी में। इसके पहले जो हम लोगों ने पेपर सॉल्व किया था उसमें आपसे पूछा था कि प्रोटीन सिंथेसिस के वक्त राइबोसोम का क्या वर्क है ना। इसमें यहाँ पूछा गया है कि जब DNA से RNA बनता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए जब DNA से RNA बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और जब RNA से प्रोटीन बनता है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए इस बार पेपर में, RNA से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ओके, और यही अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि RNA से DNA बनने की प्रोसेस, तो यहाँ पर आगे वर्ड क्या लग जाएगा, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो DNA से RNA बनना इस ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनना इस ट्रांसलेशन, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रल डोगेमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और जाननी है कि यहाँ पर RNA आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन सा RNA बनता है। तो अगर ऑप्शन में रहे HNRNA मतलब हेट्रोन्यूक्लियर RNA, या फिर अगर HN ना रहे mRNA लिखा रहे तो mRNA भी आप ऑप्शन में लगा सकते हैं। ओके, सो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर हाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन के वक्त आपको पता है, देखिए डीएनए आपको पता है कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, मतलब डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। अब जब कॉपी बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, डीएनए, ये जो हमारा डीएनए होता है, ह्यूमन डीएनए कैसे होता है, डबल हेलिकल होता है ना, डबल हेलिकल डीएनए, ठीक है। अब मतलब इसमें 2 हेलिक्स होते हैं, एक ये और दूसरा हेलिक्स, 1 सेकेंड, हाँ दूसरा हेलिक्स ये हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, रेप्लिकेशन मतलब रेप्लिकेट करने का मतलब क्या है, जब कॉपी बनाना हुआ, ठीक है, डीएनए को अपनी, तो ये क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, यहाँ से सेपरेट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो स्ट्रैंड को जब ब्रेक करना होता है, जब यहाँ इनका सेपरेशन या फिर स्प्लिट करना होता है, तो कौन सा एंजाइम यहाँ पर वर्क करता है, ओके। कौन सा एंजाइम हम यहाँ पर आएगा, काम करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे ये स्ट्रैंड अलग हो जाएंगे, एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा और दूसरा स्ट्रैंड ये अलग हो जाएगा, और फिर ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस में चले जाएंगे, ये स्ट्रैंड अपना रेप्लिकेशन के प्रोसेस में चला जाएगा और ये अपना, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे उसी एंजाइम के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है, जो एंजाइम यूज़ होता है वो है एंजाइम हेलिकेज, ओके। हेलिकेज एंजाइम का यूज़ करके डीएनए की स्ट्रैंड्स को यहाँ पर ब्रेक किया जाता है और उसके बाद डीएनए जो है, दोनों स्ट्रैंड किस में जाते हैं, रेप्लिकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम। लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम कौन सा है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट ऑप्शन बता देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो लार्जेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम है। तो यहीं पर हम लोग स्मॉलेस्ट भी जान लेते हैं, बिकॉज अगर लार्जेस्ट पूछा गया है तो स्मॉलेस्ट भी आगे पीछे कभी भी पूछा जा सकता है। तो स्मॉलेस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम की अगर बात करें तो वो है क्रोमोसोम नंबर 21। तो 1 और 21 आपको याद रखना है। 1 और 2 आपको जानते हैं, 1 के बाद 2 आता है, तो वही आपको उल्टा कर लेना है। 1 जो है वो लार्जेस्ट है, 21 जो है वो स्मॉलेस्ट है, ओके। और एक चीज़ यहाँ पर क्रोमोसोम की बात हो रही है, तो जो आपसे पूछा जा सकता है CUET के लेवल पे ना, आपको पता होना चाहिए ह्यूमन क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं, तो 23 पेयर्स, मतलब 46 क्रोमोसोम्स। एक चीज़ ये, अब इसमें 23 पेयर्स और 46 क्रोमोसोम्स में भी आपको क्या पता होना चाहिए, 1 सेकेंड, एक चीज़ और, कि इसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स हैं और एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। मतलब कि जो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन ये जो एक पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं ये क्या होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। अगर मेल की बात करें तो मेल में ये XY होता है और फीमेल में अगर बात करें तो फीमेल में ये XX होता है, ओके। तो इतनी चीज़ आपको क्रोमोसोम में बेसिक, इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए। 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, नंबर में अगर ये पूछा जाए तो 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोसोम्स हैं, एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स का है जिसमें जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। मेल में ये XY होता है, फीमेल में XX होता है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। किस ब्लड टाइप को आप यूनिवर्सल डोनर बोलेंगे। आपको पता है कि ह्यूमन में हम लोग 4 तरह का ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, A, B, AB और O, ठीक है। अब इसमें से एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, मतलब जो हर किसी को ब्लड दे सकता है। आपको पता है कि अगर मान लीजिए आप B ब्लड ग्रुप के हैं और आपको हम A ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड की ज़रूरत है, मैंने आपको A ब्लड दे दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये ब्लड आपकी बॉडी इसको किसकी तरह, एंटीजन की तरह ट्रीट करेगी और ऐसे में ये जो पर्सन है इसकी डेथ हो सकती है अगर इसको गलत ब्लड दे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेकिन ऐसा ब्लड ग्रुप, एक ऐसा ब्लड है जो कि किसी भी AB किसी को भी अगर हम दे दें तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो यूनिवर्सली मतलब वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं A, AB, O, मतलब चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है O, ठीक है। तो O ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, मतलब ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकते हैं, किसी भी ब्लड ग्रुप के पर्सन को, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और जानना चाहिए, यूनिवर्सल डोनर अगर O है तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन है, कौन हर किसी से ब्लड ले सकता है। तो यूनिवर्सल रिसीवर है यहाँ पर AB ब्लड ग्रुप।
अब देखिए, ये तो रहा पेपर में जो दिया गया है। एक चीज़ और जो आप लोगों को एक्स्ट्रा जाननी है, पता होनी चाहिए, वो क्या है कि हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि ओ में भी ओ नेगेटिव आर एच आपको पता है, आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर में ओ में भी ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है और यूनिवर्सल रिसीवर में ए बी पॉजिटिव। सो केवल ओ मत याद रखिए, ओ के साथ ओ नेगेटिव याद रखिए और केवल ए बी मत याद रखिए, ए बी के साथ ए बी पॉजिटिव याद रखिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल डोनर इज ओ नेगेटिव एंड यूनिवर्सल रिसीवर इज ए बी पॉजिटिव। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सबको आता होगा। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल क्या है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डायरेक्ट बता देती हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस है। उसके बाद सेकेंड लॉ अगर पूछा जाए तो सेकेंड है, फर्स्ट ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड भी यहीं पर लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये 3 लॉ हैं, आपको पता है मेंडल ने 3 लॉज दिए थे और ये इनके तीनों लॉ हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला है, सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस डू द क्रोमोसोम अलाइन एट द सेंटर ऑफ द सेल। मतलब माइटोसिस की किस स्टेज पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। आपको पता है ये अगर सेल है तो हमारी सेल पे जैसे अर्थ की एक इक्वेटर होता है वैसे इक्वेटोरियल प्लेट होती है, ठीक है, या फिर इसको मेटाफिजिकल आप प्लेट भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे कि माइटोसिस के किस स्टेज पे ये जो सेल्स हैं ये अलाइन हो जाती हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द सेल में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि जो स्टेजेस हैं अलग अलग, तो सबसे पहले स्टेज होती है प्रोफेज, देन आपको पता होना चाहिए एक मेटाफेज होती है, देन एनाफेज होती है, देन टेलोफेज होते हैं, जैसे लिखा है वैसे ही होते हैं। अब आपसे पूछ रहा है किस स्टेज पे जो सेल्स हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाती हैं। कैसे अलाइन हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से कि ये इक्वेटोरियल प्लेट इसको बोलते हैं या फिर मिड ऑफ द सेंटर है और यहाँ पर क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से ऐसे अलाइन हो जाते हैं और आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये प्लेट होती है और यहाँ पर ऐसे क्रोमोसोम अलाइन हो जाता है, ठीक। तो ये किस स्टेज पे होती है, स्टेज पे होती है मेटाफेज स्टेज पे, इसी वजह से इस प्लेट को मेटाफेज मतलब क्या बोलते हैं, प्लेट भी बोलते हैं, ओके। इक्वेटोरियल प्लेट या फिर इसको मेटाफेज प्लेट भी बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पर आप सेल जो है वो सेंटर में लाइन हो जाते हैं, आप माइक्रोस्कोप पे अच्छे से देखकर इसकी स्टडी भी की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछ रहा है द न्यू वर्ल्ड मंकीज आर फैमिलीज ऑफ प्राइमेट दैट आर फाउंड इन। मतलब न्यू वर्ल्ड मंकी प्राइमेट्स की कौन वो फैमिली है जो कि किस एरिया में पाई जाती हैं, वर्ल्ड के किस एरिया में, किस पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग नदर इंडिया, भूटान, श्रीलंका, कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड एडजॉइनिंग आइलैंड। सो आपको बताना है कि न्यू वर्ल्ड मंकी किस एरिया में पाया जाता है वर्ल्ड के, ठीक है। सो थोड़ा सा प्राइमेट को पहले समझ लेते हैं। आपको पता है कि जब हम लोग प्राइमेट का क्लासिफिकेशन करते हैं, सो यहाँ पर प्राइमेट पहले 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक प्रोक्सिमिया और फिर एंथ्रोपॉइडिया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो एंथ्रोपॉइडिया है फर्दर डिवाइड हो जाता है प्लैटीराइनी और और कैटाराइनी में। अब ये जो प्लैटीराइनी है यही क्या है, न्यू वर्ल्ड मंकी है, ओके, न्यू वर्ल्ड मंकी। पहली चीज़ आपको ये पता मतलब होना चाहिए, ठीक, कि प्लैटीराइनी ही न्यू वर्ल्ड मंकी है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से मंकीज आते हैं। सो देखिए इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो मंकीज फैमिली है सबसे बड़ी वो क्या है, सिबॉइडिया है। और इस जो मेन मंकीज आते हैं इसके अंदर सिबॉइडिया आपको पता है, फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है और इसमें जो मेन मंकीज आते हैं जैसे मार्मोसेट्स, उसके बाद फिर टैमरिन्स और फिर इधर हॉलर मंकी, स्क्वारल मंकी, ठीक। सो ये सारे मंकीज आते हैं। तो आपसे ये जो इनका पूछा गया है कि आप ये किस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा न्यू वर्ल्ड मंकी का। जब लोग प्राइमेट पढ़ेंगे तो अच्छे से मैं आपको समझाऊंगी। सो यहाँ पर जो एरिया आपसे पूछा गया है तो करेक्ट ऑप्शन ये कहाँ पाया जाता है, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका में, ओके। ये मेरा थोड़ा सा था कि आपको आइडिया मिल जाए कि न्यू वर्ल्ड मंकी एग्जैक्टली किसको कहते हैं। तो प्लैटीराइनी है, उसके बाद इसके अंदर ये जो मार्मोसेट्स और हॉलर मंकी यही सब है जो कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल
अमेरिका, साउथ अमेरिका और मैक्सिको के पास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछ रहा है, एमंग द फॉलोइंग विच एनाटॉमिकल चेंज वॉज ऑब्जर्व व्हेन ह्यूमन बिकेम बाइपेडल। मतलब ये जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा एनाटॉमिकल चेंज हुआ था ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ह्यूमन जो है बाइपेडल लोकोमोशन, मतलब 2 पैरों से चलना स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो आपको पता है कि पहले ह्यूमन क्वाड्रपेडल थे, फिर उसके बाइपेडल हुए। तो जब बाइपेडल हुआ तो सीधी सी बात है कि कुछ ह्यूमन एनाटॉमी में, ये जो ह्यूमन एनाटॉमी है इसमें कुछ चेंजेस आए होंगे। तो आपसे पूछा वो कौन सा चेंज था। ठीक है, ऑप्शंस है क्या, अपोजेबल थंब के कारण, एब्सेंस ऑफ चिन के कारण बाइपेडल लोकोमोशन हो गया, कि इंफीरियर प्लेस फोरम एंड मैग्नम के कारण, कि स्ट्रेट फीमर हो गई इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंफीरियरली प्लेस फोरम एंड मैग्नम। फोरम एंड मैग्नम के इंफीरियर प्लेस हो जाने की वजह से ये चीज़ हुआ। ठीक, अब देखिए फोरम एंड मैग्नम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। आप लोग जब क्रेनियोमेट्री पढ़ते होंगे, इसीलिए अपना प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत अच्छे से, बहुत सिंसियरली पढ़ें। ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता है कि हम लोग पढ़ते हैं एक नॉर्मा बेसालिस। जब आप नॉर्मा बेसालिस मतलब जब आप अपने क्रेनियम को उल्टा करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये अगर स्कल है तो यहाँ पर एक बड़ा सा ऐसे होल होता है। यही क्या है, फोरम एंड मैग्नम है, फोरम एंड मैग्नम है। और यहाँ से आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरी जो नर्व्स होती है वो निकलती हैं। सो ये जो फोरम एंड मैग्नम है इसकी इंफीरियर प्लेस्ड हो जाने की वजह से बाइपेडल लोकोमोशन में ह्यूमन को हेल्प हुई, ह्यूमन ने बाइपेडल लोकोमोशन स्टार्ट किया। ठीक है, सो ये क्वेश्चन ऐसे ही नेट एग्जाम में भी पूछा गया था, अभी रिसेंटली ही मैंने पेपर सॉल्व किया था तो मुझे ध्यान है कि वहाँ पर पूछा गया था कि फोरम एंड मैग्नम कहाँ पर कहाँ प्लेस होने की वजह से बाइपेडल। तो वहाँ पर ऑप्शन दे दिया था डॉर्सल, वेंट्रल, इंफीरियर, पोस्टीरियर। तो आपको ये भी हमेशा दिमाग में रखना है इंफीरियरली प्लेस होने की वजह से ऐसा हुआ था। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको आइडिया रहनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछ रहा है, द फॉसिल ऑफ पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1891 फ्रॉम। मतलब पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस का जो फॉसिल डिस्कवर किया गया था 1891 में किस जगह से डिस्कवर किया था, शिवालिक हिल्स से, जावा से, चोकोटियान से या फिर नील वैली से। सो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो मैं आपको बता दे रही हूँ, जावा है। बट आप मुझे देखना है आपकी तैयारी क्या है, तो आप मुझे बताइएगा कि किसने, इसके डिस्कवरर कौन थे, किसने डिस्कवर किया था। ठीक है, पिथेकेंथ्रोपस इरेक्टस को जावा से 1891 में। चलिए जानते हैं आपकी तैयारी कितनी है। क्वेश्चन नंबर 13 ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ड्रॉप क्वेश्चन है। क्या क्यों है अभी आपको आप पढ़ते ही जान जाओगे कि क्यों ड्रॉप है। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, का पार्ट नहीं है। और आप देखो ऑप्शन क्या दिया है, फिबुला है, पटेला है, अल्ना है और मेलस भी है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन से क्या सिखा सकती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये सारी बोन कहाँ की हैं। तो देखिए टीबिया और फिबुला 2 बोन होती हैं, हमारी लेग की बोन है टीबिया और फिबुला। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर पटेला, ये भी हमारी लेग की बोन है। ठीक, यहाँ जहाँ पे नी कैप हमारे नी की बोन है, ये नी के पास की। उसके रेडियस और अल्ना, ये 2 बोन आपको पता है। देखिए 3 बोन हमेशा अपने दिमाग में एक साथ याद करनी है। कौन कौन सी, एक तो आपको याद करनी ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, और दूसरी कौन सी याद करनी है, फीमर, फिबुला, फीमर, फिबुला और टीबिया और फिबुला, मतलब चाहे जैसे आपको याद कर लो। ठीक, तो ये 3 बोन आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, बिकॉज ये जो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये आपकी हैंड की बोन है और ये आपकी लेग की बोन है। ठीक, और जिसमें से फीमर जो है ये आपको पता है कि लॉन्गेस्ट बोन है आपकी बॉडी की। तो ये आपको एकदम इधर याद करना है, FFT आप याद कर लो। ठीक है, और इधर आपको ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ऐसे याद कर लो, या फिर HRU कुछ भी आप अपना एक्रोनिम सेट करके याद कर लो। ठीक, तो यहाँ पर FFT आपको याद रखना है कि लेग की बोन है फीमर, फिबुला और टिबिया, और रेडियस और अल्ना और ह्यूमरस ये आपके हाथ की बोन है, जिसमें फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट बोन है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर पटेला जैसे मैंने आपको बताया नी के पास की बोन है। और देखिए ये मैलस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैलस, इनकस और स्टिप्स ये कहाँ की बोन है, हमारे ईयर की बोन है 3। ठीक,
तो ये भी आपको पता नहीं चाहिए। और सबसे छोटी बोन कौन सी है, स्टिप्स होती है, ठीक। तो ये आपको, तो इस वजह से ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि सारी की सारी बोन हमारे ह्यूमन स्केलेटन का पार्ट है। ओके, तो ये ह्यूमन स्केलेटन से क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं, दोनों पेपर में पूछा गया, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें बोन के बारे में एक आइडिया हो, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 सोमैटोटाइप डिस्क्राइब बाय विलियम शेल्डन। विलियम शेल्डन ने 3 तरीके के सोमैटोटाइप डिस्क्राइब किया। कौन कौन सा है? पहला है एक्टोमॉर्फ, दूसरा है मेसोमॉर्फ और तीसरा है एंडोमॉर्फ। ये क्वेश्चन आ चुका है नेट एग्जाम में। आपसे वहां पर पूछा गया था कि कौन से, किसने डिस्क्राइब किया था, किसने ये 3 तरह के सोमैटोटाइप्स की बात की है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक तो नाम आपको विलियम शेल्डन का, जिन लोगों को नहीं पता है कि सोमैटोटाइप्स को किसने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स में, वो यहाँ नोट कर ले, क्योंकि ये नेट में क्वेश्चन आ चुका है कि 3 तरह के सोमैटोटाइप्स किसने बताए हैं। तो विलियम शेल्डन हो गया। अब वो कौन कौन से हैं? एक्टोमॉर्फ है, मेसोमॉर्फ है और एंडोमॉर्फ है, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको पता हो गया कि हाइपरमॉर्फ जैसी कोई चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक। और ये आपको पता हो जाना चाहिए कि विलियम शेल्डन का नाम याद कर लो, ठीक है, सोमैटोटाइप्स के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 फिर से क्वेश्चन आ गया है आपके स्केलेटल सिस्टम से। विच बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन, स्कल की बोन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर है पैराइटल बोन, स्फेनॉइड बोन, फिबुला बोन या फिर टेम्पोरल बोन। तो देखिए फिबुला बोन अभी मैंने आपसे बताया कि फिबुला, टिबिया, फिबुला और फीमर 3 बोन नाम ली मैंने। तो ये कहाँ गई? लेग की बोन है। करेक्ट ऑप्शन तो पता लग गया आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी जानना जरूरी है कि पैराइटल बोन, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ये सारी बोन क्या है आपको पता है, आपके स्कल की बोन है। और स्फेनॉइड बोन, एथमॉइड बोन, ये सब आई जो आपकी आई ऑर्बिट है इसके पास की बोन है, ठीक। तो जितनी भी हमें देखिए स्केलेटल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पेपर में मैं देख रही हूँ बहुत लगता है कि इन लोगों का फेवरेट टॉपिक है। इन लोग ने कई दोनों पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे हैं, 2-3 क्वेश्चन तो पूछ ही लिया है, ठीक। तो ये चीज़ देख के चलना है, स्केलेटल सिस्टम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जो है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले, जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले पेपर में डिस्कस कर लिया है कि बाइपेडलिज्म हैज़ बीन अ क्रिटिकल एडवांसमेंट इन द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ ह्यूमन। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत क्रिटिकल एडवांसमेंट था कि हम लोग 2 पैरों पे चलना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज walking upright on 2 legs has been a response to the change in the environment spanning over a period of around 4 million years। तो जो इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा था कहीं ना कहीं उसी का एक रिस्पॉन्स था कि हम लोग बाइपेडल लोकोमोशन हम लोग ने स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अगेन एक असिस्टेंट रीजन है, आपसे पूछ रहा है कि ड्यू टू डिक्रीज ऑफ बॉडी साइज, अच्छा बॉडी साइज डिक्रीज हुई है, ये लोग कह रहे हैं, इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन देयर हैज बीन अ लोअरिंग ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी। अरे नहीं भाई, कहाँ क्रेनियल कैपेसिटी लो थोड़ी ना हुई है, जितने भी होमिनिड आए हैं उनकी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती गई है कि नहीं। तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा क्या है रीजन, बिकॉज द इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज को रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड यूजेस ऑफ टूल्स। एकदम सही बात है कि जैसे जैसे हमारी क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ी है उस हिसाब से उसी के कारण हम लोग की डेवलपमेंट, हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट है और हमारे टूल्स भी एडवांस होते गए हैं, ठीक। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 4, दैट इज आर इज फॉल्स एंड ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देख। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग होमिनिड फॉसिल्स इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब आपको रिसेंट से अर्लीस्ट लगाना है, सबसे रिसेंट कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले हम सबसे रिसेंट को ढूंढेंगे और सबसे अर्लीस्ट को ढूंढेंगे, फिर बीच वाले से देखेंगे। सो सबसे रिसेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस हो जाएगा, हम ही लोग हैं होमो सेपियंस, तो हम लोग हो गए सबसे रिसेंट। और सबसे अर्लीस्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस। तो ये सबसे क्या हो गया, अर्लीस्ट हो गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, ऑप्शन की तरफ जाएंगे, ई पहले हो और बी लास्ट में हो, ई पहले डी, ई पहले सी, ई पहले बी, हो गया ई पहले डी। तो सारे ऑप्शन करेक्ट, मतलब करेक्ट ऑप्शन हमें मिल गया। 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस हो गया, होमोसेपियंस के बाद क्या आया था, ग्रेमाल्डी, उसके पहले क्या आया था, निएंडरथल, निएंडरथल से होमो इरेक्टस और सबसे अर्लीस्ट है अफ्रीकैनस। तो यहाँ हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे आप क्वेश्चन को
अटेम्प्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पर पूछ रहा है क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है डिस्कवरीज और प्रिपोजिशंस को हमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको कुछ पता होगा, मतलब पता चलेगा नई चीज़। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन ना, अभी देखिए जो बच्चा भी नहीं पढ़ा होगा वो कहेगा मुझे तो टाइमलाइन पता ही नहीं है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये क्वेश्चन तो मेरे बाहर का नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे अगर आपको टाइमलाइन नहीं पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पहला जो दिया गया थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, किसने दिया आपको पता होनी चाहिए, ये तो पता ही है ना, लामार्क का है। नहीं पता है तो चैनल पे वीडियो में जाके देख लेना है। ओके, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसका है, ये तो हर किसी को पता होगा, डार्विन, चार्ल्स डार्विन। डिस्कवरी ऑफ सेल बचपन से ही पढ़ते आए हैं, रॉबर्ट हुक। चलिए ईयर 1665, ये भी बता दे रही हूँ। यूनेस्को का स्टेटमेंट रेस के ऊपर आया था इन द ईयर 1950 में, अ क्वेश्चन ऑन रेस करके, ठीक है। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अभी हम लोगों ने पिछली बात की थी, मेंडल का थर्ड लॉ है। अब देखो, अब आपको यहीं पर अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे क्रोनोलॉजिकली मतलब सबसे पहले से सबसे रिसेंट लगाना है। अब सबसे पहले क्या हुआ था, अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले हम लोग ने सेल की डिस्कवरी हुई थी ना, उसके बाद फिर कहीं बात हुई डीएनए क्या है, ये सब बातें कि कैसे एवोल्यूशन होता है, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो सी आ जाएगा। तो चलिए इन लोगों ने तो चालाकी से सी को तो हर जगह पहले ही रख रखा है, कोई बात नहीं, हम लोग भी बहुत स्मार्ट हैं, हम लोग ढूंढ लेंगे आंसर। अच्छा, सबसे रिसेंट क्या होगा इसमें से, आप सोचो। सबसे रिसेंट इसमें से है यूनेस्को का रेस पे स्टेटमेंट, है कि नहीं। यूनेस्को वगैरह कितनी बाद में बना है ना, तो यूनेस्को का रेस पे स्टेटमेंट हो जाएगा। तो डी तो लास्ट में होना चाहिए, तो डी लोग ने 2 में लास्ट में दे देखो ये लोग ज़्यादा स्मार्ट निकल रहे हैं हमसे, डी लोग ने सब में लास्ट में दे रखा है, मतलब हमें बीच में देखना है। कोई बात नहीं, ये भी हम लोग पता है। अब आप बताओ, सबसे पहले हम लोग लामार्क की थ्योरी पढ़ते हैं कि नहीं। सबसे पहले हमने आपको लामार्क पढ़ाया, फिर डार्विन पढ़ाया, और फिर कहीं मैं आपको पढ़ाऊंगी ये भी मेंडल। ओके, तो हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब ये बच्चों कि यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी के बाद आ जाएगा ए, सी के बाद ए कहाँ है, सी के बाद ए, मतलब लामार्क आ गए। लामार्क के बाद कौन आएगा, डार्विन आएंगे, डार्विन के बाद कौन आएंगे, मेंडल आएंगे, और मेंडल के बाद यूनेस्को जी आएंगे। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4, हो गया कि नहीं सॉल्व। तो ऐसे पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको टाइमलाइन नहीं पता तो आपको इतना दिमाग में रखना है कि पहले किसकी थ्योरी आई थी, पहले इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, लामार्क को फिर क्रिटिसाइज करके डार्विन आए थे, और फिर कहीं मेंडल आते हैं बाद में, ठीक है। तो ये हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ होमो इरेक्टस वर रिलेटिवली मोर डेवलप्ड देन निएंडरथल। ये क्या बात कह दी भाई, कह रहा है कि इरेक्टस ज़्यादा डेवलप था और निएंडरथल कम डेवलप था। पहले कौन आता है, पहले इरेक्टस आता है, उसके बाद निएंडरथल आता है, तो ऑब्वियस सी बात है निएंडरथल तो ज़्यादा डेवलप होगा। तो ये तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, इनकरेक्ट हो गई, है कि नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन होमो इरेक्टस वर रिलेटिवली लेस डेवलप्ड देन आर्किक होमो सेपियंस। तो ऑब्वियस सी बात है होमो सेपियंस बाद में आते हैं, मतलब उनके क्रेनियल कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब वो ज़्यादा डेवलप हैं, और होमो इरेक्टस कम है। तो वही बात कही जा रही है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गई, सही हो गई। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए किस पे बेस्ड है, जो ट्राइसोमीज हैं सिंड्रोम्स पे। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि ट्राइसोमी 21 जो होती है उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। एकदम सही बात है, ट्राइसोमी 21 ही डाउन सिंड्रोम है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ट्राइसोमी जो 18 है, क्रोमोसोम नंबर 18 पे, उसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। नहीं 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 भाई, यहाँ आप गलत हो गए। पटाउ सिंड्रोम कौन से पे होता है बच्चों, ट्राइसोमी 13 पे। 13 पे क्या है, पटाउ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर 18 पे क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो 18 को बोलते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, तो आपका करेक्ट है, और आपका सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यही होगा, थर्ड होगा। ओके, चलिए 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर बताने हैं, ठीक है।
चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग ह्यूमन स्टॉक। अगर आप ह्यूमन स्टॉक को डिस्क्रिमिनेशन लोग करते हैं, जैसे रेस के ऊपर करते हैं, कॉम्प्लेक्शन के ऊपर करते हैं, तो उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है कि देयर इज नो साइंटिफिक बेसिस, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि आप डिस्क्रिमिनेट करो, ओके। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा ट्राइसोमी 18 को एडवर्ड सिंड्रोम बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एकदम सही बात है। और गोरिल्ला लार्जेस्ट प्राइमेट है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन हैव एम शेप्ड स्पाइन, ना 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 ना, ह्यूमन में कैसे स्पाइन होता है, एस शेप्ड होता है, एस शेप्ड होता है, ओके। स्टर्नम इज अ पार्ट ऑफ स्कल, नहीं, स्केलेटन का पार्ट अगर आप बोलते तब तो मैं कहती कि हाँ सही है, लेकिन आप कह रहे हो कि स्टर्नम जो है वो जो चेस्ट बोन होती है वो स्कल का पार्ट है, नहीं नहीं नहीं, तो आप यहाँ पर गलत हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी और ई जो है वो दोनों इनकरेक्ट हैं, तो थर्ड, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 जो है ये क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, ठीक, तो इस पर हम लोग अपना टाइम नहीं वो करते हैं, आगे चलते हैं। 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर एक मैचिंग है, एबी ब्लड ग्रुप, ऑस्ट्रोपिथेकस एप्लिकैरिस, ह्यूमन सोमैटोटाइप्स एंड जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पर देखिए एबी ब्लड ग्रुप को अगर मैच कराना है तो हम लोग मैच कराएंगे किससे, कार्ल एंड स्टीनर एबी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। फिर ऑस्ट्रोपिथेकस एप्लिकैरिस, ये किससे, रेमंड डर्ट ने। ह्यूमन सोमैटोटाइप्स अभी मैंने आपको बताया, विलियम शेल्टन, आप नाम याद कर लो जिसको नहीं पता। और जेनेटिक वेरिएशन हेनरी वेगबर, इक्विलिब्रियम आप प्रिंसिपल पढ़ते हो या फिर इनके बारे में पढ़ते हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड, बी का सेकंड, ए का थर्ड, बी का सेकंड के और फर्स्ट में ही है, मतलब करेक्ट ऑप्शन नंबर 1। तो आसान था, हम लोग ने कर लिया। चलिए आगे बढ़ते। 25 भी एक मैचिंग है, आपको मैच करना है। यहाँ पर होमो सेपियंस है, ऑस्ट्रोपिथेसीन्स है, एक्सेलरेशन ऑफ मैच्योरेशन है, जावा ट्रेंस। तो सबसे आसान से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको आइडिया है तो एक्सेलरेशन ऑफ मैच्योरेशन ये सब सेक्युलर ट्रेंड्स में आ जाएगा, ओके। उसके बाद देखिए ह्यूमन, यहाँ पर अगर बात करें कि ऑस्ट्रोपिथेसीन्स, तो इसमें क्या होते थे, प्रोट्रूडिंग जॉज होते थे, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर जावा मैन, स्टार्टिंग ऑफ बाइपेडलिज्म की स्टार्टिंग होती है। और होमोसेपियंस में क्या होता है, एस शेप्ड स्पाइन्स होती है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड इस ऑप्शन नंबर 4 में है। हो गया सॉल्व। 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये कल्चर पे है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। कल्चर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। कल्चर इज यूनिक टू लिटरेट पीपुल, ऐसा कुछ नहीं है कि लिटरेट और इलिटरेट के लिए यूनिकनेस अलग अलग होती है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो गलत हो गया। कल्चर रिप्रेजेंट मेंटल रियलिटीज ओनली, ना, ओके। कल्चर इज लर्न एंड शेयर्ड, एकदम सही बात है कि कल्चर को हम लोग लर्न करते हैं और अपने कल्चर को शेयर भी करते हैं। कल्चर इज स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, नो, ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हमें पता लग गया, आंसर ऑप्शन नंबर 3 कि कल्चर को हम लर्न करते हैं और शेयर करते हैं, और ये सारे स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द कोर एस्पेक्ट ऑफ एथनोग्राफी। एथनोग्राफी का कोर क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, कंटेंट एनालिसिस है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या फिर फोक नैरेटिव्स। आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी, बेसिकली हम लोग यही पढ़ते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी कैसा ट्रेडिशन है जहाँ फील्ड वर्क की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा क्या है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की। तो अगर आप कोई भी एथनोग्राफी की स्टडी कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो कोर एक्सपेक्ट होता है कि आप जाकर जिस भी पॉपुलेशन की आप स्टडी कर रहे हैं वहाँ पर पार्टिसिपेट करें उनके साथ। तो 27 का आंसर हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए पूछ रहा है यहाँ पर द मोस्ट कॉमनली साइटेड डिफाइनिंग फीचर ऑफ कास्ट डज नॉट इंक्लूड। अगर आप कास्ट की सबसे मोस्ट डिफाइनिंग फीचर्स आप देखेंगे तो उसमें से कौन सा एक फीचर नहीं इंक्लूड होगा। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, हाँ, हम लोग बाय बर्थ जिस कास्ट में पैदा हो जाते हैं उसी से डिटरमाइन होते हैं। अगर कोई क्षत्रिय होकर पैदा हुआ तो क्षत्रिय ही रहता है, कोई ब्राह्मण तो ब्राह्मण, कोई वैश्य तो वैश्य, और कोई शूद्रा तो शूद्रा, ठीक है। तो ये तो डिटरमाइन होती है हमारी बर्थ से कि हम किस कुल में पैदा हो रहे हैं, फिर किस कास्ट में पैदा हो रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है कास्ट ग्रुप्स ऑफ एंडोगैमस। ये मैंने आपको पहले भी पिछले भी पेपर में समझाया था कि जो कास्ट होते हैं वो एंडोगैमस ग्रुप होते हैं, मतलब आप अपने ही कास्ट में शादी कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे कास्ट में शादी करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, इंटर कास्ट मैरिज उसको कहते हैं ना। मैंने आपको पहले भी समझाया कि अगर कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय से ही शादी करेगी, यही एंडोगैमस है।
ठीक है। लेकिन मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि क्लैन जो होता है वो एक्सोगैमस होता है। आप दूसरे, अगर आप किसी एक क्लैन के हैं तो आप उसी क्लैन में शादी नहीं कर सकते, आपको अपने क्लैन से बाहर शादी करनी चाहिए, ठीक। तो ये दो चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि कास्ट जो है वो एंडोगैमस होता है और क्लैन जो है वो एक्सोगैमस होता है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है कि कास्ट वर ट्रेडिशनली लिंक टू ऑक्यूपेशन। तो हाँ, ट्रेडिशनली यही होता था कि जैसे क्षत्रिय इसको कहा जाता था कि आप क्षत्रिय से आप वॉर में फाइट करने के लिए हो, ठीक है। वैसे ब्राह्मण्स की पूजा पाठ इन सब के लिए, तो ट्रेडिशनली इनका ऑक्यूपेशन पहले लिंक्ड होता था। नेक्स्ट है कास्ट इज ओपन सिस्टम अलाउइंग सोशल मोबिलिटी। बस यही तो हमारा आंसर है, यही तो गलत बात कह दी आपने कि कास्ट जिसमें कोई ओपन सिस्टम नहीं है, कास्ट में सोशल मोबिलिटी नहीं होती। अगर यही चीज़ क्लास के लिए लिखा गया होता है, ये किसकी लाइन है? क्लास की लाइन है कि क्लास में जो होता है वो सोशल मोबिलिटी होती है, क्लास जो होता है वो ओपन सिस्टम है, जबकि कास्ट क्या है? कास्ट जो है वो क्लोज्ड है। आप अगर ब्राह्मण पैदा हो गए तो बस आप जिंदगी में ब्राह्मण ही रहोगे। अगर आप चाहो कि आप क्षत्रिय बन जाओ तो ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप लोअर क्लास में पैदा हुए और आप चाहते हो कि आप अपर क्लास में चले जाओ, तो आप पढ़ाई करके, एजुकेट होकर, मेहनत करके क्या कर सकते हो? आप अपर क्लास में आ सकते हो ना। हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, ठीक, कि लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास। जैसे आप विराट कोहली का एग्जांपल ले तो विराट कोहली क्या थे? मिडिल क्लास फैमिली के थे, लेकिन अब वो किस में आते हैं? अपर क्लास एलीट ग्रुप में हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेहनत की, अपने फील्ड पे वर्क किया। तो यहाँ पर क्या है, ये क्लास क्या है? एक ओपन सिस्टम है कि आप इसमें सोशल मोबिलिटी पॉसिबल है कि आप लोअर क्लास से मिडिल में भी जा सकते हो, और हो सकता है कि आप अपने पैसे सारे इधर उधर कर दो तो आप फिर से मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास में चले जाओ। दोनों के एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं कि लोअर क्लास के आदमी मेहनत करके अपर क्लास में चला जाता है, और मिडिल क्लास का आदमी अपर क्लास में चला जाता है, और अपर क्लास वाला फिर एकदम गरीब भी हो जाता है, लोअर क्लास और उसमें चला जाता है, अगर वो अपने अच्छे से अपने एसेट्स का यूज़ नहीं करता ना। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि क्लास क्या है, वो ओपन है, उसमें सोशल मोबिलिटी होती है, लेकिन कास्ट जो है वो क्लोज्ड है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 29 देख, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है पॉलीएंड्री इज प्रैक्टिस्ड इन वेरी फ्यू सोसाइटी, द एग्जांपल ऑफ सच सोसाइटी। देखिए पिछला पेपर जो हम लोग ने सॉल्व किया था वहाँ इन्होंने मैचिंग में दे दिया था ये क्वेश्चन, और यहाँ पर इन्होंने ऐसे पूछ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो टोडाज ऑफ इंडिया हैं, टोडाज ऑफ नीलगिरी, जो कि ऊटी एरिया में पाए जाते हैं इंडिया में, ये क्या करते हैं? पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। मैंने वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पॉलीएंड्री का मतलब क्या होता है। पॉली मीन्स मैनी, और मैं आपको हमेशा कहती हूँ उसको ऐसे कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स किस में पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है। मैनी मेल्स मतलब एक वाइफ के कई हस्बैंड, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर कहाँ प्रैक्टिस होता है? टोडाज ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एफिनल किन। इसमें से किसको आप एफिनल किन में नहीं क्लासीफाई करोगे? देखिए कई बार क्या होता है कि बच्चे एफिनल और कंजुगल दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में कि अरे कौन सा होगा, और कहते हैं अरे ये तो क्वेश्चन निकल गया। नहीं, क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, अगर आपको नहीं पता है, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ, जिनको पता है वो तो डायरेक्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जिनको नहीं पता है, जो कंफ्यूज है, जिनको इन टर्म्स की मीनिंग नहीं पता है, उनके लिए मैं बताती हूँ कैसे पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखने हैं। यहाँ पर आप अगर ऑप्शन देखो तो पहला ऑप्शन है डॉटर्स हस्बैंड, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? डॉटर का हस्बैंड है, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है? मैरिज हुई होगी तभी तो डॉटर का हस्बैंड आया होगा, है कि नहीं। देन देखो फादर्स ब्रदर, ठीक है। सिस्टर इन लॉ, भाभी, मतलब सीधी सी बात है, शादी हुई है तभी सिस्टर इन लॉ आई है। मदर्स ब्रदर्स वाइफ, माँ के भाई का वाइफ, मतलब आपकी मामी, ये भी कहाँ से? इनका भी क्या है? मैरिज के साथ ही रिलेशन है। तो अगर आप ये तीन ऑप्शन देखो तो ये तीनों ऑप्शंस क्या हैं? मैरिज से रिलेटेड हैं कि नहीं? मैरिज से रिलेशन बने हुए हैं। लेकिन एक ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर कह रहा है फादर्स ब्रदर, मतलब आपके पापा के भाई, मतलब आपके बड़े पापा, मतलब आपके ताऊ। ये क्या है? यहाँ पर ब्लड का रिलेशन है ना, है कि नहीं। अब आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एफिनल किन। आप इसमें से किसको एफिनल किन नहीं करोगे? मत इन्हीं को तो नहीं कहोगे, तीनों तो एक जैसे हैं, सब मैरिज वाले हैं। लेकिन ये क्या है? ये ब्लड रिलेशनशिप वाले यहाँ गलत आ गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फादर्स। ये कैसे रिलेशनशिप है? ये कंजुगल है ब्लड। एफिनल का मतलब होता है जहाँ आप शादी से जुड़े हो, जैसे आपकी जीजा, आपकी भाभी, जितने भी ऐसे रिलेशंस हैं शादी के। लेकिन जहाँ पर ब्लड टाइज की बात हो जाती है वो कंजुगल रिलेशन हो जाता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जिन बच्चों को नहीं पता था, इसकी मीनिंग नहीं पता थी, वो ये क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा जैसे मैंने आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ये क्वेश्चन तो मेरे शॉर्ट्स वीडियो से आया है। ज़्यादातर चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप मेरे वीडियोस
देख लोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो वीडियो ज़रूर देखिए और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो शेयर भी करिए। द पैटर्न ऑफ रेजिडेंस इन विच न्यूली मैरिड कपल डज नॉट लिव विथ नियर किन्स, मतलब एक ऐसा पैटर्न ऑफ रेजिडेंस जिसमें शादी के बाद जो न्यूली कपल्स है वो अपने विद साथ में या फिर उनके आसपास भी नहीं रहता, अपने नियर किन्स के साथ नहीं रहता, ठीक है। नियो लोकल, पैट्री लोकल, बाई लोकल या फिर एवेन्यू लोकल, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, नियो नई जगह पे मूव कर जाएंगे, अपने लोगों के साथ नहीं रहेंगे तो। और ये सब पैट्री लोकल क्या है, बाई लोकल क्या है, एवेन्यू लोकल क्या है, इसको जानने के लिए आप जाकर वीडियो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, आपसे पूछ रहा है टाइलर थॉट दैट द बिलीव इन सोल was the earliest form of religion. The term used to refer to such belief is, अकॉर्डिंग टू टाइलर, इसमें कह रहा है कि टाइलर के अकॉर्डिंग बिलीफ इन सोल मतलब सबसे पहले आत्मा पे जो विश्वास था वही अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ रिलीजन माना जाता है। तो उसके लिए उन्होंने टर्म कौन सा दिया था? एनिमेटिज्म का टर्म दिया था, टोटेमिज्म का टर्म दिया था, एनिमिज्म का टर्म दिया था, बोंगेज्म का टर्म दिया था। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट थर्ड, मतलब एनिमिज्म। और एनिमा मतलब ही क्या होता है? सोल, ठीक है। एनिमा मतलब क्या होता है? सोल, ठीक। तो टाइलर ने एनिमिज्म का वर्ड यूज़ किया था फॉर दिस काइंड ऑफ रिलीजन जिसमें सोल पे, आत्मा पे विश्वास किया जाता है। अब बात कर लेते हैं, ये जो 3 ऑप्शन और बचते हैं हमारे पास। एनिमेटिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? आपसे पूछा जा सकता है। आर मैरिट ने दिया है, ओके। तो यहाँ पर सोल जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। देन टोटेमिज्म का जो कॉन्सेप्ट है इसको दुर्खीम ने, अच्छा किस ट्राइब पे दिया था ये भी कई बार पूछ लेते हैं, तो आप इसको याद कर लो, अरुंटा ट्राइब पर। अरुंटा ट्राइब की स्टडी में इन्होंने टोटेमिज्म का टर्म दिया था कि हर जो ट्राइब में जो डिफरेंट जो क्लैन होते हैं उनके अपने अपने टोटेमिक सिंबल्स होते हैं, अपने मतलब जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट में मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने अपना शेर, लॉयन को अपना टोटेमिक सिंबल मान लिया, या किसी ऑब्जेक्ट में, या फिर किसी मान लीजिए कोई लकड़ी है, कोई सामान है, ठीक है, तो उसके अंदर मानते हैं हाँ यही हमारे सब कुछ हैं, ठीक है। तो अपने क्लान का वो क्या बना देते हैं, उसको साइन बना लेते हैं, ठीक। तो दुर्खीम ने इसके बारे में बात की। देन बोंगेज्म के ऊपर जो स्टडी थी, 1 सेकेंड, इसको मैं, अरुंटा ट्राइब दुर्खीम से है, इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस पे स्टडी की थी किसने? हो ट्राइब पे स्टडी की थी। बोंगेज्म टर्म दिया था जब हो ट्राइब पे स्टडी करके DN मजूमदार ने, ठीक। तो ये आपको इतना पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, ये एक नेट का PYQ है, बहुत आई थिंक 2010 के पहले का ये क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। द प्रैक्टिस ऑफ डिटरमाइनिंग गिल्ट और इनोसेंट बाय सबमिटिंग द एक्यूज टू डेंजरस एंड पेनफुल टेस्ट इज कॉल्ड। आम सी भाषा में ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको आम भाषा में भी पता होना चाहिए कि जैसे कहते नहीं कि सीता जी की, सब लोग कहते हैं कि अग्नि परीक्षा ली गई थी जब राम जी के बहुत मतलब दिखाया जाता है कि हाँ जब राम जी ने रावण को मार दिया था उसके बाद सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई थी, और टू टेस्ट हर प्योरिटी कहा गया था कि आप, तो यहीं पर वही पूछा जा रहा है कि किसी की गिल्टी, कि आप गिल्टी हो या फिर इनोसेंस प्रूव करने के लिए अगर किसी से डेंजरस या फिर पेनफुल टेस्ट कराया जाए कि हाँ अब तुम्हारी परीक्षा ली जाएगी, ठीक है, कि तुम निर्दोष हो या फिर तुमने गुनाह किया है, समथिंग लाइक दिस ना। तो इस तरह का आप लोग ने टीवी सीरियल्स में भी बहुत देखा होगा, ये सब चीज़ें इंडियन शोज में बहुत देखने को मिलता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ओथ बोलते हैं, उसको मेडिएशन बोलते हैं, उसको एडजुडिकेशन बोलते हैं, या फिर ऑर्डील बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑर्डील, ठीक है। तो ये ऑर्डील होता है जो कराई जाती है किसी से आप अपनी गिल्टी या फिर आप अपनी इनोसेंस प्रूफ करने के लिए उससे डेंजरस काम कराया जाए ना, कि कई बार मतलब कांच के ऊपर चला देते हैं, मतलब टीवी सीरियल में तो अपने आप बहुत दिखाते हैं ये सब। तो ये ऑर्डील है, ठीक है। तो आज से एक नया, आप इसको समझ लो कि एक नया इंग्लिश का वर्ड आप याद कर रहे हो, ऑर्डील, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 आ गया। 34 आपसे पूछ रहा है, द कुलारिंग प्रैक्टिस बाय ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स इज एग्जांपल ऑफ। तो मैंने आई थिंक मेलिनोस्की पे जो एक वीडियो डाली है, मेलिनोस्की मैंने पूरा पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने कुलारिंग बहुत अच्छे से समझाया, तो आप वहाँ पर जाकर अच्छे से समझ लेना, देख लेना ये वीडियो। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि जो कुलारिंग प्रैक्टिस होती है ट्रोब्रियंट आइलैंडर्स में, जिन्होंने मेलिनोस्की ने स्टडी की थी, आपको पता होगा, तो उसमें ये जो एक्सचेंज है किस तरह का एक्सचेंज है? बैलेंस रेसिप्रोसिटी है, जनरलाइज रेसिप्रोसिटी है, मार्केट एक्सचेंज या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन है। देखिए
पहली चीज़ ये जो रेसिप्रोसिटी है, उसके बाद फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट एक्सचेंज है, ठीक है, जो इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं, इन सबको मैंने कॉन्सेप्ट विद PYQ में बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप सबसे पहले तो जाकर वो देख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको मेलिनोव्स्की का देख लेना है कूलरिंग समझने के लिए। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन इज बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी, क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा कूलरिंग को, तो कूलरिंग में इधर से कुछ दिया जाता है और इधर से कुछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर जिन बच्चों को नहीं आइडिया तो आप जाकर कॉन्सेप्ट विद PYQ में देख लो, वहाँ पर मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया है। और मेलिनोव्स्की का वीडियो देख लो कूलरिंग समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 आपसे पूछ रहा है, क्लॉडिया लेवी-स्ट्रॉस कंसीडर द लीडिंग प्रोपोनेंट टू एन अप्रोच टू एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी। मतलब आपसे सिंपली पूछ रहा है कि क्लॉडिया लेवी-स्ट्रॉस ने कौन सी एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरी दी है, एवोल्यूशनिज्म, एथनोसाइंस, स्ट्रक्चरलिज्म या फिर मार्क्सिज्म। तो एकदम ऑब्वियस आंसर है आपके पास, स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं लेवी-स्ट्रॉस, ठीक है। तो देखिए ये 35 क्वेश्चन थे, मैं यहीं पर रैप करूंगी, बिकॉज अगर मैं और क्वेश्चन अभी आगे दूंगी तो वीडियो बहुत क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोर हो जाओगे, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं चाहती। सेकेंड पार्ट में हम इसको जो और 35 क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे और हमारा ये भी पेपर हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और हम मतलब नए क्वेश्चंस भी हम लोग ने सॉल्व किए हैं, आपको नए आइडिया मिला होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा कॉमेंट में, और अगर कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।